वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ेंगे, पैचवर्क पॉलिसी इसका टाइटल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ है इंडिया की क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही है। इकोनॉमिक आर्टिकल्स थोड़े पढ़ने में बोरिंग और मुश्किल आपको लगते हैं, लेकिन इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जैसे अपने आज करने वाले हैं, कहानी की तरह पढ़ो, फिल्मी स्टोरी की तरह। तो वैसे ही पढ़ लेंगे इसको। आज की सारी ग्रामर वोकेबलरी जो इस आर्टिकल में आप सीखोगे, यू विल अप्लाई दैट नॉलेज ऑन दिस क्विज। पूरे मन से सीखो, आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करो और फिर क्विज में 5 में से 5 मार्क्स लो। सेशन के लास्ट में क्विज का सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा पैचवर्क पॉलिसी। देखिए पॉलिसी आप जानते हैं नियम नीति, और पैचवर्क का मतलब होता है पैचेस से बनाया हुआ वर्क। पैचेस मतलब ऐसी चीज़ें जो आपस में बेमेल हो। पैचवर्क मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। ये इस तरह की जीन्स आप देख रहे हो ना, ये पैचवर्क जीन्स है। इस आदमी ने क्या किया, जब जब ये फटती गई इस जीन्स के ऊपर अपना जो है छोटा छोटा टुकड़ा जो है चिपकाता गया। आजकल फैशन में भी चल रही है इस तरह की जीन्स, है ना। ये पैचवर्क वाला सारा काम जुगाड़ किया गया है। एक्चुअल में तो ये फैशन है, लेकिन पहले इसको गरीब लोग किया करते थे। अगर जीन्स फट जाती थी तो उसको जगह जगह से टांके लगा के जोड़ लेते थे कपड़े वपड़े को। तो ये पैचवर्क होता है एक्चुअल में जुगाड़। हमारा आर्टिकल भी इसी तरह की बात कर रहा है। कह रहा है जुगाड़ू सी पॉलिसी हमने बना रखी है जीएसटी की, चीज़ें आपस में बेमेल हैं और उसको ये सरकार जो है अब सही करने की कोशिश कर रही है इसी पैचवर्क को। डिटेल में बताएगा बात किसकी कर रहा है। ऑन जीएसटी रेट ऑन टेक्सटाइल्स बात कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी टैक्स की जो रेट्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। डिटेल में आगे सीखोगे ना। अब एक छोटी सी चीज़ की तरफ ध्यान देना। ये पैचवर्क तो आपने देख लिया है, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल्स इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखिए टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा जो आप बुनते हो ना मशीनरी से। कोई भी जीन्स का कपड़ा है या कोई भी आप जो कपड़े पहनते हो वो सब टेक्सटाइल का पार्ट है। टेक्सटाइल के आगे जब आप एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री। समझ रहे हो, दोनों में फ़र्क है दोनों वर्ड्स में। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, टेक्सटाइल्स मतलब द इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। वैसे ही प्लास्टिक आप जानते हो प्लास्टिक होता है, लेकिन प्लास्टिक्स का मतलब होता है वो इंडस्ट्री जिसमें प्लास्टिक बनाया जाता है। तो ऐसा लगाने से आप बहुत बार मटेरियल नाउन्स को किस में चेंज कर देते हो, उनकी इंडस्ट्री में चेंज कर देते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आप कभी फेस कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस हो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक्स आर कंज्यूम्ड बाय द टेक्सटाइल। एक बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक्स जो है कंज्यूम होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे प्लास्टिक की। प्लास्टिक की इंडस्ट्री कंज्यूम नहीं होती है, प्लास्टिक एज ए मटेरियल कंज्यूम होता है। तो प्लास्टिक अगर एज ए मटेरियल कंज्यूम होता है तो मेरे भाई पीछे इसके एस नहीं आएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, है ना। अब यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो इज हो जाएगा क्योंकि प्लास्टिक एक कैसा नाउन है, मास नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको गिन नहीं सकते हो। तो यहाँ पे इज लगा दोगे और साथ में टेक्सटाइल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टेक्सटाइल्स। इस इंडस्ट्री में कंज्यूम होता है टेक्सटाइल्स, है ना। एस लगा के आपको बताना पड़ेगा। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ें। ये दो ही वर्ड्स हैं जो बार बार एस लगा करके इंडस्ट्री में चेंज हो जाते हैं। अब इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना सेशन को। आपका प्यार, आपका सपोर्ट इन वीडियोज़ को और स्टूडेंट्स तक रीच दिलवाता है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में। 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। आधी वीडियोज़ इसमें आ चुकी हैं, आधी वीडियोज़ अब इसमें आनी शुरू होंगी तेज़ी से। उसी तरीके से आपको मिलेगा बेसिक्स एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। जरूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए, कह रहे द टेम्परेरी rollback of tax hikes on textiles is a harbinger of challenges before GST regime। कह रहा है एक जो टेम्परेरी सा रोल बैक किया है ना हमने, रोल बैक करने का मतलब होता है कैंसलेशन। किसी चीज़ को पहले तो कह देना ये होगी, बाद में कह देना नहीं होगी। आया समझ में, रोल बैक। सरकार बोल दे भी लॉकडाउन लगेगा कल से,
और रात को 12 बजे से पहले फिर से अनाउंसमेंट कर दे कि लॉकडाउन नहीं लगा रहे, हम रोल बैक कर रहे हैं अपनी अनाउंसमेंट को। तो कह रहे जो टेम्परेरी सा कैंसिलेशन आया है ना, रोल बैक आया है टैक्स में इजाफे का, टैक्स की हाइक का, और किस में, टेक्सटाइल्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कह रहे ये जो रोल बैक है ये है एक हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब होता है भविष्यवाणी, किसी चीज़ का मैसेंजर, है ना। तो ये अपने आप में एक मैसेज या मैसेंजर है, भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन है उन चुनौतियों या चैलेंजेस की जो सामने खड़ी हैं जीएसटी रिजीम के, जीएसटी के सिस्टम के। तो पहले आपने बोला टैक्स बढ़ाएंगे, फिर आपको लगा लास्ट मोमेंट पे टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, आपने अपनी टैक्स हाइक को रोल बैक कर दिया। ये जो काम आपने किया है ना, इससे हमें एक ही मैसेज पता लग रहा है, जीएसटी रिजीम अपने देश में बड़ा अजीब सा है और बहुत सारे चैलेंजेस को इसको फ्यूचर में फेस करना है। चलिए अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। रोल बैक सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट मिलेगा ग्रीन कलर में, वर्ब मिलेगी पिंक कलर में। पूरे आर्टिकल में ग्रीन और पिंक को आपको ज़्यादा है पकड़ते हुए। हाइक का मतलब होता है इजाफा, टेम्परेरी आप जानते हैं जो परमानेंट ना हो। हार्बिंगर का मतलब होता है हेराल्ड, इंडिकेटर, फोरकास्ट, प्रोफेसी, किसी चीज़ के लिए भविष्यवाणी, इसको ऑगरी भी बोल सकते हैं, AUGURY। अब रोज़ आर्टिकल पढ़ा करोगे ना तभी ये वर्ड्स याद रहेंगे। फिर आप कमेंट्स में लिखते हो सर हमें तो याद नहीं हुए इतने सारे वर्ड्स। अरे मैं रोज़ पढ़ाता हूँ आपको, अगर आप पढ़ो तो ये वर्ड्स आपके भी दिमाग में बैठ जाए, है ना। रिजीम का मतलब होता है सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन। अब एक काम करेंगे, आर्टिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ सारी वोकैबुलरी, ताकि आप इसको जो अपने स्मूथली पढ़ पाएँ। उससे पहले रोल बैक नाम के वर्ड पे ध्यान देना। देखो एक वर्ड है रोल बैक, एक वर्ड है रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना। क्या करना भाई, लॉन्च करना, किसी चीज़ को अमल में लाना, लॉन्च करना। रोल बैक का मतलब होता है लॉन्च करने के बाद रिवोक कर लेना या कैंसिल कर देना। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर सरकार ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है तो स्कीम को रोल आउट किया है, और अगर सरकार ने किसी स्कीम को लॉन्च करने के बाद कैंसिल कर दिया है तो उस गवर्नमेंट ने उस स्कीम को रोल बैक किया है। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है, रोल से ही बनती है दोनों, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन वाली लगती है, एक साथ रखो दिमाग में। चलो अब वोकैब पे बढ़ें। ये अपनी सारी वोकैबलरी है, पिछले नए पुराने सारे वर्ड्स आपको इसी में मिल जाते हैं। मैं इसको रोज़ अपडेट करता हूँ, लास्ट में आपको अपडेटेड वर्ड्स मिल जाया करेंगे। आज अपने पास वर्ड्स है ऑगरी, अशर इन, एलिविएट, पार्ले और फोर्च्यूचस। एक वर्ड नया है, 4 वर्ड पुराने हैं, सबको फटाफट देखेंगे। ऑगरी अभी मैंने आपको बताया प्रेडिक्शन को बोलते हैं, प्रोफेसी को, हेराल्ड को, फोरटेल को, है ना। किसी भी चीज़ की जो भविष्यवाणी होती है ना वो कहलाती है ऑगरी। आपको पहले से पता लग जाए कि ये होने वाला है तो वो अपने आप में एक प्रेडिक्शन या ऑगरी है। दीज सेल्स फिगर्स आर अ गुड ऑगरी फॉर अनदर प्रॉफिटेबल ईयर। ये सेल्स के जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं हमारी बिक्री के, वो एक अच्छी भविष्यवाणी है, ऑगरी है एक और लाभ वाले, प्रॉफिट वाले, नफ़े वाले साल की। तो इन सेल्स के फिगर्स को देख करके पता लगता है कि अगला साल बड़ा, या जो साल चल रहा है बड़ा ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है। तो इस सारे इसके सिनोनिम में हेरोल्ड और एक और वर्ड है अपने पास हार्बिंगर। ये दोनों इसके सिनोनिम है, जिसको हार्बिंगर को आपने आर्टिकल में अभी देखा था। एक वर्ड अपने पास पुराना ही है, अशर इन, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग इन करना, लेकर के आना। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था USSR और USA के बीच में, उसने अशर इन किया, उसने लेकर के आया एक नए युग को, नए एरा को, नए टाइम को, न्यूक्लियर वेपन्स के। तो अशर इन को लॉन्च, किक इन, रिंग इन, कमेंस, इनिशिएट सब बोलते हैं। किक इन इसका सिनोनिम आज आप आर्टिकल में देखेंगे, किसी चीज़ की शुरुआत करना, किक इन करना। एलिविएट एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है मलहम पहुंचाना, चोट पे मलहम लगाना, किसी घाव को जो है कम करना, है ना, पैसिफाई करना। टू एलिविएट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम। बढ़ती हुई बेरोजगारी को एलिविएट करने के लिए, बेरोजगारी को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने लॉन्च कर दिया है कौशल्यवर्धन प्रोग्राम को, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम को, जिसमें आपको कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई कुछ सिखाएंगे ताकि आप नौकरी कर सको, है ना, या अपना खुद का बिजनेस कर सको। आगे समझ में, एलिविएट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को। अब एलिविएट को एमिलियोरेट, सेल, बाम और मॉडिफाई, पैसिफाई भी बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन से वर्ड्स हैं, शायद आपको ऑलरेडी आते होंगे, नहीं आते हैं तो इसके सिनोनिम में दिमाग में बैठाओ। एक नया वर्ड है अपने पास, पुराना ही एक्चुअली, पार्ले। पार्ले जी बिस्किट आप खाते हो ना, बिस्किट कब खाते हैं, जब अपने चाय पीते हैं, और चाय कब पीते हैं, जब अपने बातचीत करते हैं अक्सर, है ना। तो पार्ले का मतलब क्या होता है, बातचीत। वास्तव में पार्ले जी बिस्किट इसी वर्ड से बना हुआ है। डिस्कशन करते हो किसी डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए, दोज डिस्कशंस आर कॉल्ड पार्लेस। जैसे US एंड तालिबान आर एंगेज्ड इन फ्रूटलेस पार्लेस। अमेरिका और तालिबान बिना किसी नतीजे की पार्लेज में लगे हुए हैं, डिस्कशन तो कर रहे हैं लेकिन फ्रूटलेस है ना, कोई उसका
अंत या नतीजा या कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा। पार्लेज, अक्सर इस वर्ड को आप प्लूरल में ही देखोगे, बातचीत को, डिस्कशन को पार्लेज बोला जाता है। इसको नेगोशिएशन, टॉक या डायलॉग भी बोलते हैं, जिसमें आप झगड़ों को सुलझाते हैं। लास्ट वर्ड अपने पास फॉर्चूचस। फॉर्चूचस का मतलब होता है एक्सीडेंटल, आपने नहीं सोचा था होगा, आपने नहीं प्लान किया था लेकिन फिर भी हो गया, फॉर्चूचस। अ फॉर्चूचस आउटकम ऑफ एनी पैंडमिक इज इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। किसी भी महामारी का एक एक्सीडेंटल आउटकम, अनइंटेंडेड आउटकम क्या होता है? बढ़ी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ी हुई बेरोजगारी। आई तो महामारी थी, लोग मर रहे थे बीमारी से, लेकिन लोग अपने घरों में भी बैठ गए, दुकानें भी बंद हो गई, तो एक फॉर्चूचस आउटकम निकला, एक्सीडेंटल आउटकम ये भी निकला कि लोग बेरोजगार होने लगे। तो ये फॉर्चूचस वर्ड आज आर्टिकल में आप देखने वाले हैं, एक एडजेक्टिव है। रिवीजन किया करो, 5-4 वर्ड्स रोज करते हो, देखो 600-700 वर्ड्स हमने कर लिए हैं। किसी भी एग्जाम के लिए वर्ड्स मोर देन इनफ है, अगर आप ढंग से इन वर्ड्स को रिवाइज करके बैठे हो। आज से भी शुरू कर सकते हो आप, अगले 1-1.5 महीने में सारे वर्ड्स अपने जो है रिपीट हो जाएंगे, है ना, रेगुलरिटी। चलिए अब एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल की। समरी बहुत सीधी सी है। देखो जीएसटी जो सिस्टम है ना अपना, इसमें कई सारी अनॉमलीज हैं, कई सारी उल्टी सीधी चीज़ें हैं, जिनको सरकार अब धीमे धीमे जीएसटी लगने के बाद 2-3 साल बाद जो सरकार को समझ में आ रही है और सरकार उनको सही कर रही है। उन्हीं में से एक चीज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर लगने वाला टैक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कच्चे माल पे टैक्स ज़्यादा लगा रही है सरकार और फिनिश्ड गुड पे टैक्स कम लगा रही है। तो ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जो है सरकार चला रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। इससे टेक्सटाइल बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको बड़ी परेशानी आती है। कच्चा माल महंगा लाना और फिनिश्ड गुड पे टैक्स कम लगना, ओवरऑल अपनी कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। अब इस गलती को सरकार ने माना और फिनिश्ड गुड्स जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, जैसे कि जीन्स की पैंट है, कपड़े का थान है और फुटवेयर पे चप्पल वप्पल है, इन सब पे सरकार ने टैक्स को बढ़ाने की बात बोली ताकि सब स्ट्रीमलाइन हो जाए। कच्चे माल की तरह ही फिनिश्ड गुड भी टैक्स जो है बराबर टैक्स पे स्लैब में आ जाए। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने पहले सोचा हम बढ़ाएंगे, 1 जनवरी से बढ़ाने वाले हैं, लेकिन 31 दिसंबर की शाम को बोला कि नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ रिटेलर्स हैं, कुछ व्यापारी हैं जो चाहते हैं कि टैक्स अभी ना बढ़े। पैंडमिक की वजह से वो बहुत परेशान है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है इससे 2 चीज़ें पता लगी। पहला तो ये इस इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, है ना, और दूसरा ये जीएसटी का जो सिस्टम है वो अपने आप में बिल्कुल भी स्ट्रीमलाइन नहीं है। जिन लोगों ने इस सिस्टम को बनाया था बहुत सारी इसमें लूप होल्स और कमियां छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से आज कोई हल निकल नहीं पा रहा है। और आर्टिकल यही कह रहा है कि अब आपके पास 2-3 महीने हैं नया डिसीजन लेने के लिए, तब तक पूरी इंडस्ट्री से बिठा करके बात करो ताकि अगली बार ऐसे काम ना करने पड़े कि पहले आप बोलो हम बढ़ाएंगे, फिर हम बोलो हम नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो ऐसी न्यूज़ आपकी बार बार ना बने। एनालिटिकल टोन है, एनालाइज कर रहा है, थोड़ी लंबी होगी समरी, लेकिन मैंने आपको अच्छी सी एक पूरी कहानी सी बता दी है। चलिए अब आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। अब कहानी की तरह ही पढ़ना है जो मैंने आपको बताया ना। कह रहा है ऑन न्यू ईयर्स ईव 9 hours बिफोर अ न्यू जीएसटी रेट ऑफ 12% was to kick in for ready-made garments and fabrics. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the plan is off and the existing 5% rate will continue into 2022 or at least for its first quarter. सबसे पहले कहानी बता रहा है शुरू कहाँ से हुई। कह रहा है न्यू ईयर की ईव पे, ये EVE इसका मतलब होता है एक दिन पुराना। न्यू ईयर ईव का मतलब क्या है? 31 दिसंबर की शाम को, ऐसा समझ लो। न्यू ईयर आने से पहले वाला जो पीरियड है वो कहलाता है ईव, है ना। कह रहा है नए साल से पहले वाले दिन यानी 31 दिसंबर को, न्यू ईयर ईव को 9 घंटे पहले, और किसके 9 घंटे पहले? जब एक नया रेट जो है 12% टैक्स का वो किक इन होने वाला था, वो शुरू होने वाला था, बिगिन होने वाला था। और किसके लिए? रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि रेडीमेड कपड़ों के लिए। और किसके लिए? फैब्रिक्स के लिए। फैब्रिक भी कपड़ा ही होता है, जो बना हुआ कपड़ा होता है ना, बिना सिला हुआ, उसको बोल दो फैब्रिक। कह रहे न्यू ईयर से बिल्कुल पहले, नया साल शुरू होने के सिर्फ 9 घंटे पहले, जब एक नया साल होने के बाद एक नई रेट 12% की शुरू होने वाली थी कपड़े पे, रेडीमेड और कपड़े के थान पे, फैब्रिक पे, हुआ क्या? कह रहे 9 घंटे पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, निर्मला सीतारमन, इन्होंने अनाउंस कर दिया। और क्या अनाउंस किया? कि सारा प्लान इज़ ऑफ। जो सोचा था वो सारा प्लान अब ख़त्म है। और क्या होगा? एग्जिस्टिंग जो 5% रेट है वही जारी रहने वाली है, कंटिन्यू रहने वाली है सन 2022 में, और कम से कम इसके पहले क्वार्टर के लिए तो जरूर ही। आया समझ में? तो पहले ये बोल चुके थे कई दिन पहले कि 5 का 12 होगा 1 जनवरी की रात से, लेकिन 1 जनवरी शुरू होने के 9 घंटे पहले ही न्यू ईयर की ईव पे 31 दिसंबर को इन्होंने क्या बोला? 12% नहीं होगा,
अब 5% जो था वही चलता रहेगा अगले साल भी, और कम से कम इस पहले क्वार्टर में तो जरूर ही चलने वाला है। अब आ जाओ इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। कहानी समझ गए आप। जीएसटी रेट की वर्ब है वॉज, किक इन मतलब स्टार्ट होना, इज टू, एम टू, वॉज टू, वर टू। इसका मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया हुआ, बीच में गोइंग लगा दो। जीएसटी रेट वॉज टू किक इन और इसकी जगह लिख दो जीएसटी रेट वॉज गोइंग टू किक इन। ठीक है ना, गोइंग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कोई काम शुरू होने वाला था। फैब्रिक मैंने आपको बता दिया, गारमेंट कपड़े होते हैं। निर्मला सीतारमन की वर्ब है अनाउंस्ड। निर्मला सीतारमन के आगे फाइनेंस मिनिस्टर लगा हुआ है, लेकिन नाम और डेजिग्नेशन दोनों एक साथ आने की वजह से हमने द का प्रयोग, द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है। अगर खाली फाइनेंस मिनिस्टर लिखा होता, मिनिस्टर का नाम ना दिया होता, तो फाइनेंस मिनिस्टर के आगे हमें द लगाना पड़ता। कोई भी डेजिग्नेशन हो, मैनेजर हो, मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, चेयरमैन हो, ट्रस्टी हो, अगर उसका नाम ना दिया गया हो तो उसके पहले द लगाएं, अगर नाम दिया गया हो तो द को निकाल दें। प्लान की वर्ब है इज, ऑफ का मतलब है खत्म है ना, ऑफ है, बंद है। रेट की वर्ब है विल कंटिन्यू, जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द डिसीजन वॉज मेड एट एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल which had approved the higher tax on textiles at its last meeting in September 2021 to correct the anomaly of an inverted duty structure। अब बता रहे हैं ये डिसीजन आया कब था कि 5 से 12 करेंगे, ये किसने लिया था, कब लिया था। कह रहे जो डिसीजन था ना, ये बनाया गया था एक इमरजेंसी मीटिंग में जीएसटी काउंसिल की। ये जो इन्होंने ये डिसीजन लिया 31 दिसंबर को, ये एक इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जीएसटी काउंसिल की, जो कि रेट्स को डिसाइड करने वाली कमेटी होती है। कह रहा है जिसने अप्रूव कर चुकी थी, ये वही काउंसिल है जो हामी भर चुकी थी, अप्रूव कर चुकी थी ज़्यादा टैक्स की स्लैब को, 12% टैक्स को, हायर टैक्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। इसकी लास्ट मीटिंग में जो हुई थी सितंबर के महीने में 2021 में। और क्यों किया था ऐसा? ये किया था करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए एक अनोमली को, एक डिस्क्रिपेंसी को। अनोमली मैं आपको भी समझा दूंगा। एक डिस्क्रिपेंसी को, एक डिस्टर्बेंस को, जो थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की ऑन दी ड्यूटी स्ट्रक्चर की। सेंटेंस का मीनिंग समझ लो, ये बाद वाला पोर्शन में आपको भी समझाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। डिसीजन लिया गया था इस मीटिंग में ये काउंसिल की, ये वही काउंसिल है जिसने 2021 में ये बोला था कि 12% टैक्स करेंगे, हायर टैक्स करेंगे, ताकि एक अनोमली को जो ड्यूटी स्ट्रक्चर में आई हुई है उसको हम सही कर पाए। अब देखो डिसीजन की वर्ब है वॉज मेड पैसिव वॉइस में। जीएसटी काउंसिल सरकारी कमेटी है, जी बड़ा सी बड़ा, देख रहे हो प्रॉपर नाउन, आगे द लगा हुआ है। सरकार की कमेटियाँ, सरकार की समितियाँ, सरकार के ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सरकारी चीज़ हो ना उसके आगे द लगा दिया करो, ठीक है। हाँ, इसमें विच की वर्ब है हैड अप्रूव्ड। विच आपका सब्जेक्ट है। जीएसटी काउंसिल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच को हमने यूज़ किया है। प्रॉपर नाउन्स अपने लिए हमेशा विच को या हु को यूज़ करवाते हैं। अब देखो ये अनोमली और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है। देखो अनोमली का मतलब होता है समथिंग दैट डिफाइज लॉजिक और रूल्स। जैसे मान लीजिए एक बड़ा बिजनेसमैन है इंडिया में जिसकी सालाना आय है 2000 करोड़। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, 2000 करोड़ का वो बिजनेसमैन जो है सालाना उसकी इनकम वाला, वो आपसे कम स्लैब में टैक्स भरे, आप भर दो 30% पे, लेकिन वो रूल्स का फ़ायदा उठा ले कुछ इस तरीके से कि वो 15% टैक्स ही भरे। हालांकि उसका टैक्स बहुत होगा, 2000 करोड़ पे बहुत सारा टैक्स बन जाएगा, लेकिन टैक्स स्लैब जो आपसे कम हो गई, आपके साल की 10 लाख रुपये से इनकम है। तो हुआ क्या, वो एक अनोमली है हमारी टैक्स की स्ट्रक्चर में, और बिजनेसमैन ने उस अनोमली का, सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। तो ऐसी ही कुछ अनोमली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी चल रही थी। क्या चल रही थी? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगी हुई थी। अगर कच्चा माल खरीदोगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, और उसका जब गुड्स बन जाएगा, जब उसके कपड़े सिल जाएंगे तो उस पर कम टैक्स लगेगा। तो कच्चा माल खरीदने वाले पे बहुत ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ता था। उल्टा होना चाहिए, कच्चे माल पे कम लगे और फिनिश गुड पे ज़्यादा लगे, है ना। तो ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर को सही करने के लिए निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि हम पक्के माल पे भी 12% टैक्स कर देते हैं, सब बराबर हो जाए। आ गया समझ में? अब ये आगे वही चीज़ बता रहा है कहानी की तरह। कह रहा वाइल द जीएसटी रेट ऑन मैन मेड फाइबर इज 18% एंड यार्न मेड फ्रॉम द सेम इज टैक्स एट 12%. The rate on fiber fabric was 5%, ostensibly creating a headache for textile producers, which the council had sought to alleviate. कह रहे जहाँ जीएसटी टैक्स की जो रेट है मैन मेड फाइबर पे, ऐसे कपड़े पे जो अपने हाथों से बुना जाता है, मैन मेड होता है, कह रहा वो है 18%,
जहाँ पे इतने इन पे लगता है 18%। वहीं पे जो यान है ना, यान का मतलब होता है थ्रेड, धागा, जो मशीन से बनाया जाता है। तो कह रहा है मैन मेड पे 18, लेकिन मशीन से बनने वाले धागे पे, थ्रेड पे, यान पे ये टैक्स है, वो टैक्स किया जाता है 12% पे। और कह रहे जो रेट है ना फाइनल फैब्रिक की, जब धागे को आपने कपड़ा बना दिया, कपड़े का जीन्स का कपड़ा बना दिया, थान बना दिया, उसको टैक्स किया जाता है 5% पे। कह रहा है ये थी अनोमली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। कह रहा है ये पूरी चीज़ कैसे थी, जाहिर तौर पे ऑस्टेंसिवली खड़ा करते हुए, क्रिएट करते हुए एक सरदर्द को, हेडेक को टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स के लिए। अब कौन से प्रोड्यूसर्स हैं जिनको काउंसिल ने सॉर्ट किया था, चाहा था कि वो एलिविएट करे, थोड़ी सी राहत पहुंचाए। ये सारा टैक्स है ना आपको और मुझे देना है जो जीन्स पहनने वाला है। लेकिन अगर आप जीन्स बनाते हो, कच्चे माल पे 18% टैक्स दे चुके हो और फिनिश्ड गुड पे मेरे से आप 5% टैक्स लोगे, कहने का मतलब क्या 13% टैक्स जो है इस पूरी स्ट्रक्चर की वजह से जीन्स बनाने का हर्जाना दे रहे हो आप, है ना। मुझसे तो 5% लोगे, सरकार को दे दिया आपने 18%, बीच में 12 भी दे के आए हो। तो ये आपका हेडेक दूर करने के लिए सरकार ने क्या बोला, हम सबका ही 12-18 कर देते हैं, दिक्कत ही नहीं हो आपस में कोई। आ गया समझ में। रेट की वर्ब है इज, यान की वर्ब है टेक्स्ट पैसिव वॉइस में, यहाँ पे रेट की वर्ब है वॉज, यान मतलब धागा, मशीन से बनने वाला, थ्रेड बोलते हैं इसको, ऑस्टेंसिवली मतलब जाहिर तौर पे, क्रिएटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब रेट्स इस तरह की थी अजीबोगरीब, तब वो क्रिएट कर रही थी एक सरदर्द को, पीपीएस से, है ना, दो काम एक साथ हो रहे हैं। काउंसिल की वर्ब है हैड सॉट। एलिविएट आप जानते हैं, एमिलियोरेट करना, पैसिफाई करना, मॉडिफाई करना, किसी के दुख दर्द पे मलहम लगाना। तो इन प्रोड्यूसर्स के दुख दर्द पे भी मलहम लगाने का सरकार कोशिश कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर द मूव टू रेज दैट रेट टू 12% अलॉन्ग विद दैट ऑन फुटवेयर कॉस्टिंग लेस देन 1000 पेयर हैड बीन ऑन द काउंसिल एजेंडा फॉर ओवर अ ईयर बट हैड बीन केप्ट ऑन होल्ड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हाउस होल्ड्स। अब बता रहा है ये सरकार सोच कब से रही थी करने का। कह रहा है जो हरकत है ना, मूव है जो बढ़ा देने की इस रेट को 12% पे, ये सारा जो काम है इसको 5 से 12 पे लाने की, साथ ही साथ उसको भी, उस रेट को भी जो है फुटवियर पे जो कॉस्ट करता है 1000 रुपये से कम का, हवाई चप्पल है 1000 रुपये से कम की अगर आप लाते हो। कह रहा है ये जो हरकत है ना टेक्सटाइल पे और 1000 रुपये से सस्ती चप्पलों पे, शूज़ पे, बूट्स पे, है ना, फुटवेयर पे, कह रहा है ये मूव थी हैड बिन, और कहाँ थी भाई, इसके जो है काउंसिल के एजेंडा में, काउंसिल के प्लान में, और कब से, 1 साल से, फॉर ओवर अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा से। लेकिन इस मूव को रखा गया था ऑन होल्ड, इसको डिले में डाला गया था, और किस वजह से, कोविड-19 के पैंडेमिक के बुरे इफेक्ट की वजह से, जो हाउस होल्ड यानी कि घरेलू परिवारों पे लगा था। हाउस होल्ड मतलब कोई भी परिवार होता है ना, घर होता है, एक यूनिट को बोलते हैं हाउस होल्ड। तो ऐसा हुआ है, सरकार तो सोच रही थी 1 साल से करेंगे, लेकिन पैंडेमिक आ गई। अब पैंडेमिक थोड़ी बहुत गई है तो सरकार क्या सोच रही है कि अब इसको लगा ही देते हैं फाइनली। चलिए, मूव की वर्ब है हैड बिन, और मूव की दूसरी वर्ब है हैड बिन केप्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस लेकिन पैसिव में, है ना, हैड बिन केप्ट। अच्छा, कॉस्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो फुटवेयर जो कॉस्ट करता है 1000 रुपये से कम। ऑन होल्ड मतलब किसी चीज़ को होल्ड पे डालना, डिले में डालना। एडवर्स मतलब खराब, बुरा, हार्मफुल, बैड, अनफेवरेबल। हाउस होल्ड आप जानते हैं। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, दैट क्यों लगाया गया है यहाँ। देखो, अगर तो रटना है तो रटने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आप देख चुके हो, लेकिन इस फॉर्मूला को आपको फील करना पड़ेगा, है ना, लॉजिकली समझना पड़ेगा। पीपल लिविंग इन यूरोप हैव अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैन एशिया। यूरोप में रहने वालों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जीवन काल होता है, वो हायर होता है, ज़्यादा होता है बजाय एशिया के। सही बात है, यूरोप में हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, यूरोप में खाना एशिया से अच्छा है, गरीबी कम है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जीते हैं, है ना। दिक्कत क्या है सेंटेंस में, ये हिंदी में तो ठीक है लेकिन इंग्लिश में गलत है। कैसे? पीपल की जो यूरोप में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो एशिया के पीपल की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा है, एशिया से ज़्यादा नहीं है। एशिया तो एक जगह का नाम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक रेशो है, इस रेशो का इस जगह से कोई कंपैरिजन नहीं है। आया समझ में? लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यूरोप में, वो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एशिया में उससे ज़्यादा है, एशिया से ज़्यादा नहीं है। एशिया तो एक लोकेशन है। अब करें क्या? अब आप इसको ऐसा लिखेंगे, पीपल लिविंग इन यूरोप हैव अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल लिविंग इन एशिया। ठीक है ना? या आप ऐसा लिख दो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एशियंस।
अब आप क्या करोगे सर, ये पीपल लिविंग इन एशिया, एशियंस जो भी लिखा, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आप 2 बार यूज़ कर रहे हो, तो क्या करो, देखो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो 2 बार यूज़ कर रहे हो आप एक ही वर्ड को। तो क्या करें, इसका एक सीधा सा इलाज है, आप इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यहाँ तो लिखा रहने दो और यहाँ पे इसको हटा के लिख दो दैट। क्या लिखोगे सर, दैट। बस यही फॉर्मूला है दैट बीच में क्यों लगाया जाता है, कंपैरिजन करवाने के लिए ठीक चीज़ का ठीक चीज़ से। तो पीपल लिविंग इन यूरोप हैव अ लाइफ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन दैट ऑफ एशियंस या दैट ऑफ पीपल लिविंग इन एशिया। अब देखो सेकंड वाला, प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ मार्केट लीडर्स आर नॉट कंपेरेबल टू द न्यू एंट्रेंट्स। प्रॉफिट का जो मार्जिन है मार्केट में लीडर्स का, बड़ी बड़ी कंपनियों का, वो कंपेरेबल नहीं है मार्केट में नए आने वाले व्यापारों के लिए। उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है जो पुराने हैं, और जो नए हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, तो कंपेरेबल नहीं है। अब हुआ क्या, प्रॉफिट मार्जिन को नए व्यापारों से कंपेयर कर दिया, नहीं, प्रॉफिट मार्जिन को नए व्यापारों के प्रॉफिट मार्जिन से कंपेयर करना है। समझे मेरी बात को, तो क्या लिखे, नॉट कंपेरेबल टू द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब दिक्कत क्या है सर, प्रॉफिट मार्जिन 2 बार आ गया, तो क्या इलाज किया जाए, आप करेंगे वही जो आपने ऊपर किया था, आप यहाँ पे लगा देंगे दैट को, ठीक है, दैट को। लेकिन एक चीज़ मत भूल जाना, दैट लगता है सिंगुलर के लिए, यहाँ पे थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब यहाँ पे आ गया है प्लूरल वाला मामला, मार्जिन्स, पीछे एस लगा हुआ है, अब दैट नहीं, यहाँ पे आएगा दोज। अगर पिछले 5 मिनट आपने आंखें और कान खोल के, दिमाग खोल के इस कॉन्सेप्ट को समझा है तो ज़िंदगी में गलती नहीं करोगे, और अगर गलती करोगे तो एटलीस्ट गलती आपको समझ में आएगी क्यों हुई है आपसे। दैट और दोज कब लगाना है आप अच्छे से अब सीख चुके हो। चलिए आगे बढ़े, बस यहाँ भी वही हुआ है, ये मूव जो है ना रेज करने की रेट को 12% पे, साथ ही साथ किसको, उस रेट को जो फुटवेयर पे लगती है, ये रेट को दूसरी बार ना लिख करके इसने दैट लिख दिया भाई, 12% तो टेक्सटाइल में, और साथ ही साथ वो वाली रेट जो लगती है फुटवेयर पे, तो रेट की जगह दैट को लिखा गया है। Care explaining the rethink to hold off the rate hikes that were to become effective January 1st, the finance minister indicated that the original decision was arrived at after several parleys that explored, among other things, the likely impact of on consumers. तो भाई ये पहले इन्होंने सोचा था कि 12 करेंगे, साल भर से सोच रहे थे, फिर लास्ट में इन्होंने सोच भी लिया कि लगा देंगे, अब बता रहा है कि ये क्यों नहीं लगाया। कह रहा एक्सप्लेन करते हुए अपने रीथिंक को, रीथिंक मतलब पुनर्विचार, रिव्यू, किसी चीज़ पे फिर से सोचना। कह रहा एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए अपने फिर से जो रीथिंक का जो काम है, और क्यों होल्ड ऑफ करने का, डिले करने का, होल्ड ऑफ मतलब आगे के लिए टाल देना, और किसको, टैक्स में इजाफे को, रेट में हाइक को। और कौन सा इजाफा, जो कि होने वाला था इफेक्टिव, दैट वर टू इफेक्टिव टू बिकम इफेक्टिव जनवरी 1 से। कह रहा है ये एक्सप्लेन करते हुए इस पूरी बात को फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट कर दिया, भाई ये बता दिया, दैट वो ये कि जो ओरिजिनल डिसीजन था उसको अराइव एट किया गया था कई सारी पार्लेज के बाद में, कई सारी बातचीत के बाद में, जिसने एक्सप्लोर किया था बहुत सारी दूसरी चीज़ों को, अमंग मनी अदर थिंग्स, और किसको, उस लाइकली इम्पैक्ट को, संभावित प्रभाव को, लाइकली इम्पैक्ट को जो कंज्यूमर्स पे पड़ने वाला है। तो ऐसे इन्होंने अपने पूरे मामले को एक्सप्लेन करके बताया कि पहले हमने ये सोचा था, फिर हमने ये सोचा था, हमने बहुत सारी पार्लेज भी की थी, ये सोचा कि कैसे लोगों पे कम से कम प्रभाव पड़े, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये 5% है ना, ये इस 12-18% वाले को 5% पे नहीं ला रहे, ये ना इसको 5% पे नहीं ला रहे, ये जो 5 वाला है ना इसको 18 या 12 पे लाने को तैयार है। इंडस्ट्री बोल रही है कि तुम इसको भी 5 पे ले आओ, इसको भी 5 पे ले आओ, ये कहते नहीं ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, इस वाले को हम 18 पे ले आते हैं तो सारी मामला खत्म हो जाएगा। तो इंडस्ट्री इसी बात से इनका विरोध कर रही है कि सारे को 5 पे लाओ, 18 वाले को 5 पे लाओ, ना कि 5 वाले को 18 पे। तो ये क्या है, पहले 18 पे ना लाने का इन्होंने डिसीजन यही सोच के लिया था कि लोगों के लिए चप्पलें महंगी हो जाएंगी, कपड़े महंगे हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया। समझ में आ गया। रेट हाइक्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट की वो बाय वर, फाइनेंस मिनिस्टर की वो बाय इंडिकेटेड। जब ये इंडिकेट कर रही थी तब ये एक्सप्लेन भी कर रही थी कि क्या हो रहा था। डिसीजन की वो बाय वॉज अराइव्ड पैसिव वॉइस में। पार्लेज के लिए आया दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन, दैट की वो बाय एक्सप्लोर्ड। पार्लेज मतलब बातचीत, डिस्कशन, लाइकली मतलब संभावित। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी दोज नहीं लगता। आप बोलोगे सर रेट हाइक्स के लिए तो दोज लगाना चाहिए, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है ना वो दैट ही रहता है, कभी भी दोज में चेंज नहीं किया जाता। कह रहा येट अ लेटर फ्रॉम द गुजरात फाइनेंस मिनिस्टर शी हैड रिसीव्ड ऑन December 29th along with representation from industry prompted a review। कह रहा है फिर भी एक लेटर आया गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर का जो उन्होंने रिसीव किया
दिसंबर 29 को, और साथ ही साथ बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस के इंडस्ट्री के अंदर से। कह रहा है इसने प्रॉम्प्ट कर दिया एक रिव्यू को, इसने उकसा दिया, इसने ट्रिगर कर दिया एक पुनर्विचार को। तो ये पूरा तैयार थे, लेकिन गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर ने इनको लेटर लिखा और इन्होंने फिर से सोच करके इस पूरी जो है मामले को आगे के लिए डाल दिया। लेटर की वर्ब प्रॉम्प्टेड, शी की वर्ब है हैड रिसीव्ड, अलॉन्ग विद मतलब साथ ही साथ, सिंपल सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑल्दो द रेट हाइक was aimed at helping producers get easier credit for tax paid on inputs, that is not how it was seen by several players in industry that has historically been one of India's largest employment creators and contributes around 2% of to the overall economy। अब ये वही झगड़ा बता रहा है, टैक्स को कम करने को तैयार नहीं है, बढ़ाने को तैयार है। कह रहे हैं बराबर ला रहे हैं, बराबर ला रहे हैं, बढ़ा करके। तो ये सारी इंडस्ट्री कह रही है कि कम करो, तुम बढ़ाते क्यों हो। कह रहा है हालांकि जो टैक्स की रेट है वो एम्ड एट है, उसका पूरा मकसद है हेल्प करना प्रोड्यूसर्स को, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, कि वो गेट कर सकें, पा सकें इजी कैशबैक को, क्रेडिट को। क्रेडिट का मतलब होता है टैक्स के मामले में कैशबैक। और किसका कैशबैक? वो सारे टैक्स का जो उन्होंने पेड किया है इनपुट पे, कच्चे माल पे। तो कच्चे माल पे 18% टैक्स पे किया है, तो फिनिश्ड गुड पे भी 18% टैक्स हो, ताकि वो कंज्यूमर से 18% ले लें, है ना। कह रहा हालांकि जो टैक्स में जो इजाफा है उसका यही मकसद था कि कच्चे माल पे भरा हुआ टैक्स जो है प्रोड्यूसर्स वापस ग्राहक से ले पाए। कह रहे लेकिन ऐसा नहीं है, दैट इज़ नॉट हाउ, वो इस तरह का नहीं है जैसा ये देखा जाता है बहुत सारे प्लेयर्स के द्वारा इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सरकार जो सोच रही है इंडस्ट्री उससे बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखती है। बहुत सारे प्लेयर्स इंडस्ट्री में कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है। और कह रहे कौन सी इंडस्ट्री है भाई? ये वो इंडस्ट्री है जो कि हिस्टोरिकली रही है, ऐतिहासिक तौर पे बिन हुई है, रही है इंडिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर में से एक, और कंट्रीब्यूट करती है लगभग 2% को ओवरऑल इकॉनमी के अंदर। तो सरकार बढ़ा करके सोच रही थी सब मैं बराबर कर दूंगी, लेकिन इंडस्ट्री कुछ और सोचती है। ये वही इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है, और हमारी पूरी इकॉनमी का 2% कंट्रीब्यूशन भी लेकर के आती है। रेट हाइक की वर्ब है वॉज एम्ड एट, पैसिव वॉइस में। इनपुट कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, कच्चे माल की कॉस्ट, है ना। क्रेडिट का मतलब होता है टैक्स की भाषा में कैश बैक लेना। मैन्युफैक्चरर टैक्स नहीं देता, टैक्स देता है फाइनल कंज्यूमर। दैट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है वॉज सीन, दैट की वर्ब है हैज़ बिन। वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन लगाएं। वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स, सर एस देख रहे हो ना पीछे, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वन का मतलब यही है कि प्लूरल में से एक। अगर एक ही होगा तो उसमें से एक नहीं निकाल पाओगे, कईयों में से एक निकालना है, प्लूरल नाउन की जरूरत पड़ेगी। अब ये कॉन्ट्रीब्यूट जो है ना इसी इंडस्ट्री की वर्ब है, दैट हैज़ बिन एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स। चलिए आगे बढ़े। कह रहा लास्ट मंथ मैनी लेट्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर लेफ्ट आइडलिंग फॉर अ डे इन व्हाट मे बी द फर्स्ट एवर स्ट्राइक दैट हैज़ नॉट बिन ट्रिगर्ड बाय इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन द सेक्टर दैट लास्ट विटनेस डेबिलिटेटिंग स्ट्राइक्स फ्रॉम लेबर यूनियंस इन 1980s। अब बता रहा है कैसे इंडस्ट्री ने अपना पूरा प्रोटेस्ट दिखाया सरकार के 18% टैक्स के सामने। कह रहा है पिछले महीने ही बहुत सारे लेट्स जो है ना, लेट्स क्या होती है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मशीनें होती हैं जो प्लास्टिक और लोहे को पिघलाती हैं। मतलब मैं अब ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, टेक्निकली मेरे को पता भी नहीं है, बस इतना पता है कि ये मशीनें होती है बड़ी बड़ी मोटी मोटी। कह रहा है टेक्सटाइल में बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो लेट थी, मशीनें थी इस इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल्स की, वो छोड़ दी गई थी, लेफ्ट कर दी गई थी आइडलिंग। आइडलिंग का मतलब है विदाउट यूज़। उन मशीनों को प्लग निकाल करके अनप्लग करके रख दिया गया था, और कब? एक दिन के लिए, फॉर अ डे। अच्छा ये क्यों रखा गया भाई? ये रखा गया ऐसी एक चीज़ में जो हो सकती है फर्स्ट एवर स्ट्राइक, पहली ऐसी हड़ताल। और कैसी हड़ताल भाई? जो कि नहीं ट्रिगर हुई है एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के द्वारा, जिसको मजदूरों के एजिटेशन ने ट्रिगर नहीं किया है। और कहाँ पे? इस सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट वही होता है जब मजदूर एकता इकट्ठी हो जाती है और सारी फैक्ट्रियों को बंद करवाते हैं और अपनी जो है इजाफे की मांग करते हैं अपनी वेजेस में। तो कह रहे हैं लास्ट मंथ एक दिन के लिए पूरी इंडस्ट्री बंद रही, सारी लेट इन्होंने बंद कर दी, लेकिन ये एक ऐसी स्ट्राइक में बंद की गई जिसको मजदूरों ने इस सेक्टर में नहीं भड़काया था। अब कह रहे हैं वो कौन सा सेक्टर है जिसने विटनेस किया था लास्ट आखिरी डेबिलिटेट करने वाली स्ट्राइक्स को, अपाइज बना देने वाली हड़तालों को लेबर यूनियंस के द्वारा 1980s के अंदर। तो इसमें लेबर यूनियन के द्वारा तो बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई हैं, ये इंडस्ट्री पूरी अपाइज रही है इंडिया की, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लास्ट मंथ इस इंडस्ट्री में हड़ताल तो हुई है लेकिन मजदूरों ने नहीं की बल्कि मालिकों ने की है। समझ रहे हो कहने का मतलब ये। लेट मशीन की वो है वर लेफ्ट, पैसिव वॉइस में। व्हेन यू लेफ्ट समथिंग समवन इन अ स्टेट, तो आप लिख सकते हो
दे वर लेफ्ट आइडलिंग, है ना, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आप इसको बता सकते हो। ये यहाँ पे पीपीएसए का काम कर रहा है, वो छोड़ दिए गए थे आइडलिंग स्टेट में, बिना यूज़ के छोड़ दिए गए थे, है ना, पीपीएसए की तरह काम करता है। वट की वर्ब है मे बी, दैट की वर्ब हैज़ नॉट बीन ट्रिगर्ड, यहाँ पे दैट की वर्ब है विटनेस्ड, विटनेस का मतलब है देखना, गवाह बनना। अनरेस्ट आप जानते हैं एजिटेशन प्रोटेस्ट, है ना, धरना प्रदर्शन। डेबिलिटेट मतलब कमज़ोर बनाना, क्रिपल करना, किसी को अपाइज बनाना, ये वर्ड आप बहुत बार देख चुके हो, डेबिलिटेटिंग। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है दोज प्रोटेस्ट अलॉन्ग विद सम स्टेट्स मिसिव टू द सेंटर, वार्निंग ऑफ फैक्ट्री, सिग्निफिकेंट फैक्ट्री क्लोजर्स एंड जॉब लॉसेस हैड फेल्ड टू मूव द नीडल एंड इंडस्ट्री हैड डिजाइंड इटसेल्फ टू न्यू रेट्स। अब कह रहा है सरकार के कान में कैसे जू रहेंगी या नहीं रहेंगी। भाई सरकार, इन्होंने तो मालिकों ने अपनी मशीनरी बंद कर दी थी, लेकिन हुआ क्या फिर उससे। कह रहा है ये जो प्रोटेस्ट है ना, और किसके साथ में भाई, कई स्टेट्स के मिसिव के साथ। मिसिव का मतलब होता है रिटन लेटर, एक पूरी कहानी से लिख करके आपको दी जाए ऑफिशियली। तो कह रहा है ये प्रोटेस्ट, और साथ ही साथ कई राज्यों के जो मिसिव हैं सेंटर के लिए, जो पैगाम है, जो संदेश हैं, जो लेटर हैं। और कौन से मिसिव, वॉर्न ऑफ करने वाले, चेताने वाले बहुत बड़े फैक्ट्री क्लोजर की और जॉब लॉसेस की। कह रहे ये प्रोटेस्ट और ये सब मिसिव्स ये फेल रहे, नाकामयाब रहे मूव द नीडल करने में। मूव द नीडल का मतलब होता है पॉजिटिव रिएक्शन को पाना। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे याद रखोगे इस इडियम को, है ना, कैसे बनी है ये। तो कह रहे ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल नाकामयाब रही सरकार के कान पे जूं रेंगवाने में, पॉजिटिव रिएक्शन को सरकार से लेने में। और इंडस्ट्री ने अपने आप को रिजाइन कर दिया। व्हेन यू रिजाइन योरसेल्फ टू समथिंग, आप एक्सेप्ट डिफीट करते हैं। और इंडस्ट्री ने अपने आप को रिजाइन कर दिया, और किसके सामने, नई रेट्स के सामने अपने आप को डिफीट एक्सेप्ट कर ली, सरेंडर कर दिया। तो उन्होंने किया, बहुत स्ट्राइक किया, लेकिन सरकार नहीं मानी। तो इंडस्ट्री ने लास्ट में ये बोला कि कर लो जो तुम्हें करना है, हमारे हिसाब से तो 18% रेट लगाओगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और जॉब जो है कम हो जाएंगी। समझ गए। प्रोटेस्ट की वर्ब है हैड फेल्ड, वार्निंग आया यहाँ पे मिसिव्स के लिए। ये पीपीएस से भी हो सकता है, जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और मिसिव भेजे थे तब ये वार्न ऑफ भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम ये ज़्यादा करेगा, है ना, मिसिव जो कि वार्न ऑफ करने वाले थे। मूव द नीडल मैंने आपको बता दिया, टू गेट अ पॉजिटिव रिएक्शन। अब ये मूव द नीडल को मैं समझा देता हूँ। ये वर्ड आया इंजीनियरिंग से, ये इडियम आई है इंजीनियरिंग से। कैसे, अगर आपके पास कोई सेल है जो ख़त्म हो गया, जो बैटरी, अब उसके ऊपर जब आप कोई मीटर लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे या एम्पियर चेक करोगे, तो नीडल मूव नहीं करेगी, वो सेल आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देगा, डेड सेल है। समझ गए मेरी बात को। तो नीडल मूव करने का मतलब क्या है, सेल से एक पॉजिटिव रिएक्शन लेना, किसी बैटरी को पॉजिटिवली ट्रीट करवाना। तो इन्होंने भी मतलब उसी तरीके से आप लेकर के देखो लिटरली, है ना। तो सरकार से कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं ले पाए, सरकार ने अपनी बैटरी डाउन करके रखी, इन्होंने खूब अपना लगा करके चेक किया सरकार को, लेकिन सरकार से रिएक्शन नहीं निकला। तो ये इंजीनियरिंग से लिया हुआ एक फ्रेज है, ईडीएम है इंग्लिश के अंदर। इंडस्ट्री की वर्ब है रिजाइन, हैड रिजाइंड। व्हेन यू रिजाइन योरसेल्फ टू समथिंग, आप उस चीज़ के सामने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है परहैप्स इट वॉज फॉर्च्यूनस दैट मोस्ट स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड इन द कैपिटल फॉर ए कंसल्टेशन ऑन यूनियन बजट फॉर 2022-23। कह रहा है शायद ये फॉर्च्यूनस था, एक्सीडेंटल था, बिना प्लानिंग के था। फॉर्च्यूनस आप देख चुके हो ना, एक्सीडेंटल। कह रहा है कि ज़्यादातर जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि मेंबर भी हैं जीएसटी काउंसिल के, वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे दिल्ली में कैपिटल में बातचीत के लिए, कंसल्टेशन के लिए, जो अगले साल का बजट है 22-23 का यूनियन बजट। तो कह रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए थे, संयोग से आए हुए थे, लेकिन फिर उनसे और मीटिंग करवा के इन्होंने आगे वाला डिसीजन भी ले लिया। आए तो वो किसी और काम से थे, बीच में ये काम भी इन्होंने कर डाला। आ गया समझ में। इट की वर्ब है वॉज, फॉर्च्यूनस आप जानते हो, एक्सीडेंटल। मिनिस्टर्स की वर्ब है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड। हु आया मिनिस्टर्स के लिए, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, हु आर मेंबर्स। मोस्ट किस लिए लगाया गया, ये एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है ज़्यादातर। अगर ये एक एडजेक्टिव के पहले लगता तो द मोस्ट की फॉर्म ले लेता, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, द मोस्ट इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव के आगे। लेकिन नाउन के आगे जब मोस्ट आता है बिना द के लगाया जाता है, इसका मतलब होता है ज़्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर्स। कह रहा है अ मिनिस्टर ग्रुप ऑलरेडी टास्क्ड विद रेशनलाइजिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स अक्रॉस प्रोडक्ट्स and reviewing the multiple rate slabs of the GST regime has now been assigned the additional task to suggest an appropriate structure for textile products। अब हुआ क्या, कह रहा है एक मिनिस्टर ग्रुप जो है, मिनिस्टरों का एक समूह जो है, ग्रुप है, जो पहले से टास्क विद है, जिसको पहले से टास्क दे दिया गया है, जिम्मेदारी दी हुई है रैशनलाइज करने की, स्ट्रीमलाइन करने की, लॉजिकल बनाने की। और किसको, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को, ये वाहियात ड्यूटी स्ट्रक्चर जो इन्वर्टेड ऐसी चीज़ों को, और कहाँ पे, सभी प्रोडक्ट्स में, अक्रॉस प्रोडक्ट्स।
कह रहा है और रिव्यू करने के लिए काम भी दिया गया है, टास्क विद रेशनलाइजिंग एंड टास्क विद रिव्यूइंग। रिव्यू भी करेगी ये मल्टीपल रेट स्लैब्स को जीएसटी रिजीम की। कह रहा है ये जो ग्रुप है ना, ये पहले से डिज़ाइन कर दिया गया है, असाइन कर दिया गया है, दे दिया गया है एक एडिशनल काम, एडिशनल टास्क जो सजेस्ट करने का है सही स्ट्रक्चर को टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी। तो ये ग्रुप तो इन्होंने बनाया हुआ है। अब इस ग्रुप को इन्होंने 31 दिसंबर को बुला के बोला कि अपनी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी और जोड़ लो, जीएसटी वाला जो काम है आपको अब टेक्सटाइल के ऊपर भी देखना है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर को सही किया जाए। आ गया समझ में? तो ये ग्रुप की वो होगी हैज़ बीन असाइंड पैसिव वॉइस में। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सर इट हैज़ 2 more months टू फाइनलाइज इट्स रिपोर्ट। इसके पास 2 महीने और हैं अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करने में। तो 2 महीने बाद हमें पता लगेगा इस पूरे मामले का क्या होने वाला है। इट की वर्ब है हैज़, इट आया इस मिनिस्टर ग्रुप के लिए। ये सेमी कोलम देखते हो, इसका मतलब होता है 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को मिलाया गया लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, दोनों सेंटेंसेस के बीच में फुल स्टॉप ना लगा के सेमी कॉलम लगाते हैं। ये राइटिंग स्किल्स वाले कोर्स में कवर होगा, कैसे पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करना है आपको, है ना। रैशनलाइज करना, किसी चीज़ को रैशनल फॉर्म में लाना, लॉजिकल फॉर्म में लाना, स्ट्रीमलाइन करना, रूल्स के हिसाब से बनाना, रैशनलाइज करना। चलिए, कह रहा है इट इज़ अनलाइकली दैट दीज ब्रॉडर करेक्शंस विल टेक प्लेस बिफोर द कमिंग स्टेट असेंबली पोल्स कंक्लूड and this time could be used for wider consultation with industry, consumers and states before penciling in new rates and wordings such about turns। कह रहा है ये बड़ा अनलाइकली है, बड़ा असंभावित है कि ये जो बड़े बड़े करेक्शंस हैं, बड़े बड़े चेंजेस हैं, ये टेक प्लेस लेंगे, ये होंगे। और किससे पहले? इससे पहले कि अभी असेंबली पोल जो हैं 5 स्टेट में, गोवा में, यूपी में, है ना। कह रहा है ये जो असेंबली पोल्स हैं विधानसभा चुनाव में कंक्लूड हो जाते हैं। तो कह रहा है बड़ा अनलाइकली है कि विधानसभा चुनावों से पहले कोई रिपोर्ट आने वाली है, आएगी नहीं। और कह रहा है अब अच्छी बात है, ये वक्त जो है ना, इस वक्त को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कुड बी यूज्ड पैसिव वॉइस में, बड़े तौर पे कंसल्टेशन के लिए इंडस्ट्री के साथ, कंज्यूमर्स के साथ और स्टेट्स के साथ। अच्छा, क्यों इस्तेमाल करना है? ये करना है पहले पेंसिल इन करने के। पेंसिल इन करने का मतलब होता है शेड्यूल करना किसी चीज़ को टेम्परेरीली। तो कह रहा है ये काम करेंगे आप टेम्परेरीली शेड्यूल करने के, डिसाइड करने के, अरेंज करने के नई टैक्स की रेट्स को, और पहले करेंगे आप अवॉइड करने के लिए ऐसे अबाउट टर्न्स को। अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है? लास्ट मोमेंट पे मारा हुआ यू टर्न, अबाउट टर्न। आया समझ में? तो कह रहे आप 2 महीने हैं, शांति से ढंग से बातचीत करो और ये बच्चे मजाक वाला मस्ती बंद करो, अच्छे से डिसीजन लो और अबाउट टर्न बिल्कुल भी मत मारो। पहले से सोचा समझा डिसीजन लो, फिर लास्ट मोमेंट पे 9 घंटे पहले आपको चेंज ना करना पड़े। इट की वर्ब है इज, करेक्शंस की वर्ब विल टेक प्लेस, असेंबली पोल्स की वर्ब है कंक्लूड्स एंड टाइम की वर्ब है कुड बी यूज्ड। पेंसिल इन मैंने आपको बता दिया, पेंसिल से जो कुछ चीज़ लिखते हो तो वो कच्ची होती है, पेन से लिखोगे तो पक्की होगी। जब आप पेंसिल इन कर रहे हो ना, तो आप एक कच्चा सा अरेंजमेंट बना रहे हो, शेड्यूल बना रहे हो। तो ये कच्चे शेड्यूल बनाते हैं और बाद में उस शेड्यूल को मतलब उस शेड्यूल को जो है रोल बैक कर लेते हैं। पेंसिल इन नहीं करना है। कह रहा है द कोर्स करेक्शन नीड्स टू बी नेविगेटेड मोर डेफ्टली एंड विद ग्रेटर पर्पस इफ इंडिया होप्स टू रिवाइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कह रहा है जो कोर्स करेक्शन हमें करनी है जीएसटी में, जो चीज़ों को सही रास्ते पे लाना है, कोर्स मतलब रास्ता, करेक्शन मतलब सुधार। तो जीएसटी की जो दिशा में, डायरेक्शन में जो सुधार है ना, उसको नेविगेट करना पड़ेगा, उस सुधार से हमें निकलना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा और ज़्यादा कलाबाजी के साथ, डेफ्टली, आर्टफुली, है ना, एड्रोइटली। और कह रहा है एक ग्रेटर पर्पज़ के साथ में, बड़े बड़े काम करने, बड़े बड़े पर्पज़, बड़ी बड़ी विजन के साथ। अच्छा, क्यों करना है भाई ये सब? ये इसलिए करना है अगर इंडिया होप करती है कि वो रिवाइव करे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, निजी इन्वेस्टमेंट को, निवेश को सेक्टर्स के अंदर। आया समझ में? तो फूंक के आपको करेक्शन करना है, सोचे समझे स्टेप्स लेने हैं, मुड़ करके पीछे नहीं आना है। स्टेप्स ऐसा लेना है जिसको आपको मुड़ करके आने की ज़रूरत पड़े ही ना। अगर आप चाहते हो कि ये सीरियस जो है नोट पे आप दुनिया को दिखा सको कि आपका सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए खुला है। करेक्शन की वर्ब है नीड्स, इंडिया की वर्ब है होप्स। जब अपने ऐसे काम करते हैं ना, 18 लगेगी, फिर अगले दिन बोलते हैं नहीं 5 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 18 नहीं लगाएंगे, तो इससे दुनिया थोड़ा सा हिचकती है कि यार इनके यहाँ तो खुद को ही नहीं पता क्या करना है इनको, हम कैसे यहाँ पे लाखों इन्वेस्ट कर दें, करोड़ों इन्वेस्ट कर दें, है ना। ये थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक देता है ग्लोबल मार्केट प्लेस में। चलिए, इसमें कुछ देखने वाला है क्या? डेफ्टली मतलब आर्टफुली, एड्रोइटली, पूरी कलाबाजी के साथ, आर्ट के साथ। नेविगेट मतलब किसी एरिया से गो थ्रू होना, निकलना। सारा झमेला यही है इस पूरे मामले का। ये सब ये बोल रहे हैं कि आप 18 मत करो, जो 12 किया हुआ है उसको 5 कर दो, 5 वाले को 18 पे क्यों लाते हो। अभी आपका आज का क्विज़ है, 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है कि क्या रीज़न है सरकार के रोल बैक का,
जो सरकार ने सोचा था कि टैक्स बढ़ाएंगे उसको क्यों सरकार ने कैंसिल किया। अब पूरा आर्टिकल आपने पढ़ लिया, अब आप ही बताओ मुझे चारों में से क्या रीज़न है। 1980 का प्रोटेस्ट है, या फिर टैक्स की अनोमली में कोर्स करेक्शन है, या फिर कई प्लेयर्स की इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट है इस हाइक के अगेंस्ट। तीनों में से क्या है, और कोई नहीं है तो नन ऑफ द ऑप्शंस। आर्टिकल आप पढ़ चुके हो, अभी भी मैं बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ, फर्स्ट कमेंट से आप चेक कर लेना, है ना। सेकंड व थर्ड में आपको क्या करना है, इसमें रोल बैक और रोल आउट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया हुआ है ना। थर्ड में तो आपको ये बताना है, सेकंड में। और फोर्थ में आपको ये चारों वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है, हेरोल्ड, फॉर्च्यूटस, इन्वर्टेड और डेबिलिटेड। चारों में से एक मीनिंग को आपको चूज़ करना है सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोशिश करो आप। फोर्थ वाला वन वर्ड है, डिस्कशन को क्या बोलते हैं किसी मामले की सेटलमेंट के लिए। बड़ा आसान है, ऑलरेडी आप जानते हो। बिस्किट वो खाते ही हो आप, है ना। कौन सा बिस्किट, कौन सा, गुड्डे कौन सा बिस्किट खाते हो, बस वही बिस्किट है। अगर आप थोड़ा सा याद करो आर्टिकल में आप सीख चुके हो, है ना। लास्ट में आपको फाइंड और करेक्ट करना है, एरर्स को नहीं, एरर को। सिर्फ एक ही एरर है इसमें, सोच के बताओ कहाँ पे आपको एरर दिख रही है। शायद दैट वाली एरर हो, है ना। कहीं मैंने दैट लगाना हो नहीं लगाया हो, दोज लगाना हो ना लगाया हो, तो दैट दोज वाली चेक कर लेना, आपको मिल जानी चाहिए। पांचों क्वेश्चंस के आंसर डाल रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, फर्स्ट कमेंट में जाकर के वहाँ से चेकआउट करो। अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करो, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। कोशिश करो इस आर्टिकल की अगर आप समरी लिख पाएँ 3 से 4 सेंटेंसेस में। पहले 5% लगता था, फिर सरकार ने सोचा कि 18 लगाएंगे, लेकिन लोगों ने बोला कि फिर 5 करो, सरकार ने 18 को 5 कर दिया। तो किस तरह से एक सिंपल सी समरी भी लिख सकते हो। लिखने से ही राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, और अगर पूरे मन से सीखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम इन द कोर्सेज। ऐप को डाउनलोड कर लेना, सभी कोर्सेज आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी रिलेटिंग टू कोर्सेज नंबर पे व्हाट्सअप करें, मेरी टीम रिप्लाई करेगी आपको। अंटिल देन, साइनिंग आउट।